गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 में सूक्ष्म जीवों की जो दुनिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा होने वाले रोग और वो हमें कैसे लाभ भी देते हैं, इनके बारे में आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको ध्यान। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय में आप लोग जानते हैं हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव पाए जाते हैं, जिनमें अनेक जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसके लिए हम ये देख सकते हैं, ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लेकर के उसमें पानी के थोड़ी से छींटे डालकर 4-5 दिन के लिए यदि हम रख देते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, हरी हरी या सफेद जैसी कुछ संरचनाएं उगाती हैं, जिन्हें हम उन्हें फफूंद कहते हैं। और उन संरचनाओं को यदि हम हैंड जो लेंस होता है उससे भी देखें तो कुछ उसमें धागे जैसी संरचना होती है, लेकिन इसे यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो यही क्या है, यही सूक्ष्म जीव है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी उपस्थिति, ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में अंदर या बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ इस लाइन का कहने का मतलब है कि इनकी उपस्थिति जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जिनमें लगता है कि यहाँ पर कोई चीज जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनके वर्गीकरण में आते हैं तो इन्हें 4-5 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल। अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जीवाणु क्या होते हैं? बैक्टीरिया जैसे, ये एक कोशिकीय होते हैं। हवा, मिट्टी, जल तथा नमी युक्त स्थानों में ये अधिक पाए जाते हैं। इनका आकार यहाँ पर बनाया गया है। इनका आकार गोलाकार, दंडाकार, सर्पिल के आकार का तथा गोल भी होता है। तो ये इनकी सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यदि किसी जीवाणु का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो कठोर आवरण होता है, और कठोर आवरण जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। जीवाणु जो है कशाभिका द्वारा गति करता है, लोकोमोशन है कशाभिका द्वारा होता है। इसमें आता है एक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया शब्द जो पहले ये शैवाल के समूह में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे जीवाणुओं के समूह में रख दिया गया। इनका रंग नीला हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। ये थोड़ा सा इनसे भिन्न, इनका आवरण जो होता है श्लेष्म आवरण होता है, और इनमें हेट्रोसिस्ट नाम की संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा ये चलते हैं। विशेष सेल्स पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायता करते हैं। स्पाइरुलिना नाम का जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इतने में हमने 2-3 चीजें जो बताई हैं वो आपके एग्जामिनेशन में या लर्निंग आउट उनके एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती हैं। जैसे स्पाइरुलिना कसा जीवाणु का लोकोमोशन यानी किसके द्वारा चलते हैं, कशाभिका के द्वारा, और कौन सा ऐसा जीवाणु है जो स्वपोषी होता है, तो आपको इसमें साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखना होता है। अब नेक्स्ट, यानी आपने जीवाणु के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट है विषाणु। विषाणुओं को इन सभी में सबसे सूक्ष्म श्रेणी में रखा गया है। इनमें क्या, ये आपका एक सिंपल विषाणु का चित्र दिया गया, जिसमें हेड है, डीएनए की संरचना, एक टेल है और नीचे फाइब्रस जैसी संरचनाएं बनाई गई। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये एक छोटा सा चित्र।
ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं और पूर्ण परजीवी होते हैं। इनको सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में ये घातक रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में जैसे चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू और आजकल जो फैला हुआ कोरोना, ये भी वायरस के ही कारण है। तो अब विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज इवानोविस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में की थी और विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। अभी तक आपने प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु के बारे में पढ़ा है। अब आप पढ़िए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इसमें एक कोशिकीय, ये जो समूह होता है पूरा अधिकतर एक कोशिकीय जीवों का रहता है। जल, मिट्टी और जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। प्रजनन के लिए विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद के द्वारा प्रजनन होता है, पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा होता है और कुछ मनुष्यों में ये पैरामीशियम, ये जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं वो रोग भी फैलाते हैं, जिसमें एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा पेचिस रोग, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग। तो आपके इसमें अमीबा और पैरामीशियम का चित्र बना हुआ है। अगला आता है कवक। इसे फफूंद भी कहते हैं। रोटी, ब्रेड, अचार या बरसात के दिनों में यदि आप लोगों ने देखा होगा छाते की समान संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। वह एक कवक है। उसमें अनेक धागे जैसी संरचना होती हैं, उन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और कवक तंतु आपस में मिलकर एक कवक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसमें एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवकों के द्वारा मशरूम जो होता है वो भोजन के रूप में खाया जाता है। पेनिसिलिन से दवा बनाई जाती है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस नामक कवक से गेहूं में रोग उत्पन्न होता है। मनुष्य में दाद और गंजापन जो रोग होता है वो कवक के ही द्वारा फैलता है। ये क्वेश्चन आपके अक्सर आता है, कवक के द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो आपका दाद और गंजापन हो जाता है। पौधों में पक्सिनिया है और पेनिसिलिन नामक उससे, और पेनिसिलिन सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव होते प्रयोग किया था, जिससे उन्होंने पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किया था उसी समय। इनकी भी एक कहानी बहुत लंबी है फ्लेमिंग की। इसके बाद आता है शैवाल। सामान्य भाषा में इसे काई कहते हैं और ये सामान्यतः तालाब जो होता है उसके ऊपर या अगल बगल जो काई पाई जाती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं जिसमें क्लोरेला है और कुछ शैवाल बहुकोशिकीय, ज्यादातर शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। और शैवाल के शरीर को थैलस कहा जाता है। इस पॉइंट पर ध्यान देना, शैवाल के शरीर को थैलस कहलाता है क्योंकि इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। निश्चित केंद्रक नहीं पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं और क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक दवा तैयार की जाती है। डायटम्स का प्रयोग जो होता है, डायटम्स नामक शैवाल का प्रयोग टूथपेस्ट है, वार्निश है एवं पेंट बनाने में किया जाता है।